बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। हम आज का सेशन मुशारका का इसको कंटिन्यू करते हैं। हम टर्मिनेशन की बात कर रहे थे, तो फ़ी नफ़्सी ही हर पार्टनर को इख्तियार है बाय डिफ़ॉल्ट के जब चाहे पार्टनरशिप को जो है वो ख़त्म कर दे। अलबत्ता हम ये देखते हैं कि अगर इसी कंडीशन को उमूमी तौर पे जायज़ करार दिया जाए, कभी भी पार्टनर्स बे यानी पार्टनरशिप को ख़त्म कर दें, तो फिर बहुत मुश्किलात पैदा हो सकती हैं। तो लिहाज़ा अ, इसकी एक महफूज़ शक्ल ये है कि पार्टनर्स पहले ही आपस में कोई ऐसा एग्रीमेंट तय कर लें कि अगर किसी को टर्मिनेशन करनी है, या पार्टनरशिप से को ख़त्म करना है या बाहर आना है, तो उस सूरत में वो नोटिफ़िकेशन देगा कि भई, और ये हम देख लें बिज़नेस वॉल्यूम और बिज़नेस के नेचर के एतबार से, जैसे कि मैंने अर्ज़ किया कि बाज़ बिज़नेस ऐसे होते हैं जो कि स्टार्ट होते हैं तो उनका यानी अ स्टार्टिंग फेज़ में होते हैं, इनकी ग्रोथ शुरू होती है, बाद वक़्त तो उनको अपना ब्रेक इवन को क्रॉस करने के लिए कई साल लग जाते हैं। तो बहरहाल इसको आपस में देख लें कि क्या नोटिस पीरियड होना चाहिए, महीना, 2 महीने, साल जैसा भी हो, जो भी पार्टनरशिप एग्री कर लें तो ये एक्सेप्टेबल होगा। अगर पहले ये करना भूल गए थे, उस वक़्त ज़रूरत महसूस नहीं हुई, अंदाज़ा नहीं था, बाद में पार्टनर्स आपस में कुछ चीज़ तय करते हैं, वो भी एक्सेप्टेबल होगा। और ऑब्वियसली पार्टनर्स किसी भी वक़्त में आपस की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से, फ्री विल के साथ, म्यूचुअल कंसेंट से जो भी चेंजेज़ अपने कॉन्ट्रैक्ट के अंदर करना चाहें, इसकी गुंजाइश मौजूद है। प्रॉफिट रेशियो को बदलना चाहें, तो इसके अंदर की गुंजाइश मौजूद है। तो जैसे कि अभी अर्ज़ किया, अल-मुस्लिमून अला शुरूतिहिम इल्ला शर्तन अहल्ल अल-हराम व हर्रम अल-हलाल। तो अभी इसकी एक शक्ल तो ये है कि अगर एसेट्स लिक्विड शक्ल में है, या लिक्विड शक्ल में, लिक्विड से मुराद कैश की फॉर्म में आ सकते हैं, तो फिर बड़ी आसानी के साथ ये डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगी। मसलन हमने कहा था कि 4 पार्टनर्स हैं, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, तो ये कितने बन गए टोटल? 10 लाख, 1 मिलियन। और जब अ, अभी इन्होंने बिज़नेस स्टार्ट किया था, लेकिन बहुत ज़्यादा एसेट्स इनके पास नहीं है, मामूली एसेट्स हैं। तो अगर वो उसको अक्सर लिक्विड में मौजूद है, 7 लाख रुपए मसलन लिक्विड में मौजूद हैं, 3 लाख रुपए के इनके पास एसेट्स मौजूद हैं। तो अगर वो अ, आसानी के साथ बिज़नेस ख़त्म करने की सहूलत होती है, तो वो ख़त्म करके लिक्विड फ़ॉर्म में तब्दील करें, और देखा मसलन इनके पास जो पैसे बचे, तो मालूम हुआ कि भई इनके पास जो पैसे आए हैं, वो मसलन मिसाल के तौर पे, वो इनके पास आए हैं, मिसाल के तौर पे 11 लाख रुपए आ गए मसलन, ठीक है? कैपिटल गेन इनको मिल गया, 11 लाख रुपए इनके पास आ गए, कुछ लिक्विड फॉर्म में था, कुछ कैपिटल गेन आ गया। तो अब 11 लाख रुपए इनके पास जब वापस आएँगे, तो जिसके 1 लाख थे, तो उसको 1 लाख के ऊपर 10% प्रोपोर्शन मिलेगा, ठीक है? हर एक को 10% प्रोपोर्शनेट से, यानी 1,10,000 हो जाएगा, 2 लाख वाले का 2,20,000, 3 लाख वाले का 3 लाख 30,000, 4 लाख वाले का 4 लाख, और 40,000 रुपए हो जाएगा। इस तरह सबके पास प्रोपोर्शनेट के साथ इनके पास पैसे वापस आ जाएँगे। ठीक है जी। और हम ये अस्यूम करते हैं यहाँ पे लॉस हो गया, कि 10 लाख का बिज़नेस था, और अब जब बिज़नेस करते-करते लॉसेस आते रहे, और आखिरकार कहा कि बिज़नेस को हम खत्म करते हैं। कुछ लिक्विड फॉर्म में, यानी कैश की शक्ल में इनके पास ऐसी चीज़ें मौजूद थी, और कुछ इनके पास एसेट्स मौजूद थे, फिक्स एसेट्स थे, रियल एसेट्स थे, उनको जब बेचा उसके अंदर भी लॉस आ गया, तो मालूम हुआ कि भई इनके पास जो पैसे हाथ में आए हैं, वो 5 लाख रुपए आए हैं। तो अब ये इसको जब अपने पास डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो लॉसेस को उसी तरह से बेयर करेंगे। मिसाल के तौर पे जिसने 1 लाख रुपए लगाए थे, अब उसके पास कितने हो जाएँगे? वो 50,000, 50% लॉस बेयर करेगा वो। क्योंकि टोटल में हम देखें, टोटल इन्वेस्टमेंट जो थी वो 10 लाख की थी, अब वो 5 लाख रहेगा, तो हाफ़ हो गया। इसी तरह जिसने जिस प्रोपोर्शन के साथ दिया हुआ था, 1 लाख वाले के 50,000 हो जाएँगे, 2 लाख वाले का 1 लाख हो जाएगा, 3 लाख वाले के 1.5 लाख हो जाएँगे, और 4 लाख वाले के 2 लाख हो जाएँगे। इस तरह से ही वापसी आएगा। तो इसकी मुख़्तलिफ़ शक्लें हो सकती हैं। अब इसकी एक शक्ल ये है कि कुछ चीज़ें आपस में कीमत रख के आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लें कि भई एसेट्स मैं ले जाता हूँ इतनी कीमत के, ये एसेट्स आप ले जाएँ इतनी कीमत के, ठीक है? तो अलबत्ता एक अहम सवाल ये है कि अगर 4 पार्टनर्स हैं, और मसलन एक बिज़नेस है, और उसको एस्टेब्लिश करना इतना आसान नहीं है। मिसाल के तौर पे अगर ऐसा बिज़नेस एस्टेब्लिश किया, फॉर एग्ज़ाम्पल के एक एक फॉर एग्ज़ाम्पल एक अस्यूम करते हैं, एक एजुकेशन इंस्टीट्यूट उन्होंने एस्टेब्लिश किया फॉर एग्ज़ाम्पल। अब ज़ाहिर बात है उसकी एक गुडविल बन जाती है, एक नाम हो जाता है, दोबारा उसको एस्टेब्लिश करना इतना आसान नहीं होता ज़ीरो करके।
तो क्या इस बात को इख्तियार होगा कि जो पार्टनर निकलना चाहता है, तो वो ये कहता है कि सारा बिज़नेस खत्म करो, मुझे लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करके मुझे पैसे दो। तो क्या इसकी बात का एतबार होगा या उनका एतबार होगा कि जो 2 या 3 पार्टनर्स हैं और वो कहते हैं कि हम इसको कंटिन्यू करना चाहते हैं, अलबत्ता आपके जो शेयर इसके अंदर बनते हैं, इस वक़्त के एतबार से हम आपको ये शेयर्स दे देते हैं। तो उसके अंदर बात ये है कि उनकी बात का ज़्यादा एतबार होगा जो कि बिज़नेस को कंटिन्यू करना चाहते हैं और बेहतर है कि ये पहले ही कॉन्ट्रैक्ट में ये शर्त लिख दी जाए कि जो लोग बिज़नेस को कंटिन्यू करना चाहते हैं, उनकी राय का एतबार होगा। अलबत्ता एक आध पार्टनर जो निकलना चाहता है, तो उसकी राय का एतबार नहीं होगा। आप उसमें ये शक्ल भी बन सकते हैं, जो पार्टनर निकलना चाहता है, तो उसको इसके शेयर्स देख लें कि इस वक़्त बिज़नेस की वर्थ क्या है, इसकी वैल्यूएशन कर लें। अब जैसे मैंने अर्ज़ किया 10 लाख का था और मालूम हुआ कि वो तो 5 लाख के ऊपर इसकी वैल्यूएशन आ रही है। एसेट्स की ये कीमत है, लिक्विड एसेट्स ये हैं और ये भी हो सकता है कि इस वक़्त वैल्यूएशन इसकी 11 लाख रुपए आ रही हो, तो उसके जो शेयर्स बनेंगे, मसलन 1 लाख वाला बाहर आना चाह रहा है, तो उसके शेयर 1,10,000 के बनेंगे और 4 लाख वाला बाहर आना चाह रहा है, तो 4,40,000 रुपए बनेंगे। तो उसको उस बिज़नेस से आउट कर दिया जाएगा और फिर जो बाकी जो शेयर्स हैं, जो रह गए चा तो वो आपस के अंदर इसी रेशियो के साथ आपस में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएँगे। ठीक है जी? तो अब ये है कि फ़ौरी तौर पे पैसा मौजूद है तो उसको फ़ौरी तौर पे दे दिया जाए, नहीं तो फिर ये जो पार्टनर्स हैं, ये जो बिज़नेस है, इस बिज़नेस के ऊपर ये कर्ज़ बन जाएगा और ये इसको देंगे। अब ये जैसे इसको बिज़नेस से फ़ारिग किया और मालूम हुआ कि अभी 1,10,000 का फॉर एग्ज़ाम्पल इनके पास वैल्यूएशन हुई थी, लेकिन जैसे इनको बिज़नेस से ये बाहर हुए और अब इनके ऊपर बिज़नेस के ऊपर ये गोया का कर्ज़ हो गया है। अब इसमें कमती ज़्यादती की गुंजाइश नहीं है। और मालूम हुआ कि अगले ही चंद ही दिनों के अंदर, थोड़े ही वक़्त के बाद मालूम हुआ कि इस बिज़नेस जो है वो डिवैल्यू हो गया और बिज़नेस जो है फॉर एग्ज़ाम्पल 8 लाख पे आ गया। तो इससे इनके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इनके 4,40,000 रुपए ये सेव हैं, ये बिज़नेस को देने ही देने हैं। ये उनका उनका जो पार्टनर जो कंटिन्यू कर रहे हैं, उनका उनका जो है लॉस रिकॉर्ड किया जाएगा और उनके ऊपर ये लॉस इसी तरह अगर बिज़नेस फ्लोरिश करता है, ग्रो करता है, इस बढ़ जाती है इसकी वैल्यू इनको बाहर निकालने के बाद, तब भी ये उसके अंदर की कोई प्रोपोर्शन नहीं होगा। ये तो आसान और वाज़ेह बात है। अच्छा, एक सूरत ये भी हो सकती है कि ये तीसरा पार्टनर जो एक पार्टनर निकलता है जिसकी फॉर एग्ज़ाम्पल 1,10,000 रुपीज़ बनते थे और इसके बजाय उन्होंने कहा कि ये इनको इनको पेमेंट कर देते हैं, तो इनके बजाय किसी चौथे पार्टनर को इन कर लेते हैं। उनसे कहते हैं भई हमारी बिज़नेस की वैल्यूएशन 1 लाख 11 लाख रुपीज़ आ रही है, तो हमारे शेयर्स 1,10,000 रुपए का पड़ रहा है इस वक़्त और हमारा एक पार्टनर निकलना चाह रहा है, आप इन होना चाहते हो तो हो जाए, तो उनसे वो पैसे लेकर उसको इन कर दें और इसको बाहर कर दें। और टर्म कंडीशन आपस में इसको रिव्यू कर लें। और इसकी एक सूरत ये हो सकती है कि इसको 1,10,000 बिज़नेस की जो हमने वैल्यूएशन की तो 1,10,000 रुपए का बिज़नेस था। अब चौथा पार्टनर इन होना चाह रहा है तो हम उसके साथ नए टर्म कंडीशन के ऊपर बात कर सकते हैं। बिज़नेस जो पार्टनर्स है वो रिव्यू कर लें कि भाई हम अगले पार्टनर को जो हमने इस बिज़नेस को एफर्ट्स किए हैं और इतने सालों के बाद यहाँ तक पहुँचा है, हम अपने जो शेयर्स बेचेंगे अपना जो शेयर बेचेंगे चौथा पार्टनर जो इन करेंगे उसको हम इसके ऊपर के 2 लाख रुपए के ऊपर हम इन करेंगे। इसलिए कि शेयर्स के अंदर जो एसेट्स हैं उनकी वैल्यू ऑब्वियसली एक मार्केट वैल्यू होती है, लेकिन हर शख्स अपनी वैल्यू उसको लगा सकता है म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ। तो अगर वो हाई प्राइस के साथ इन होना चाहता है इस बिज़नेस के अंदर, ठीक है? तो वो जब इन होगा तो ऑटोमैटिकली इसकी बिज़नेस की वैल्यू बढ़ जाएगी और इनके रेशियो उसी तरीके से क्या हो जाएँगे रिवाइज़ हो जाएँगे।